उसको इन्फानाइट से 1 kg द्रव्यमान को लाए थे यहां से यहां तक, तो बताओ क्या आया था विभव। तो क्या आया था बताओ, विभव आया था -Gm/, क्या आर। बताओ अगर वही जो है विभव ना ज्ञात करके अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें तो बताओ क्या हो जाएगा। तो ध्यान देना, जहां पर इन्फानाइट से आर दूरी तक एम द्रव्यमान को ला रहे हैं, तो जहां पर 1 kg था तो एम का मान 1 हो गया था, वहां पर जो है अब क्या हो जाएगा, एम रह जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर -Gm/m क्या आर। अच्छा बताओ इसके त्रिज्या और ऊंचाई, अगर कोई दूसरा प्लेनेट होगा, कोई भी ग्रह होगा, तो उसको आर मान लो त्रिज्या, ऊंचाई एच मान लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -Gm/m/r+h, कर सकते हैं ना। अच्छा बताओ यही जो है अगर पृथ्वी के लिए बात किया जाए तो वस्तु का पृथ्वी से h ऊंचाई, देखो ध्यान देना, पृथ्वी से h ऊंचाई, ये पृथ्वी मान लिए, वस्तु का पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, U बराबर -Gm/e हो जाएगा। जो ग्रह का द्रव्यमान था वो पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, m/, ये हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या प्लस क्या हो जाएगा h। पहला पॉइंट। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के, था बताना क्या होना चाहिए, पृथ्वी के सतह पर, बताओ सतह बोल दिया तो क्या जीरो, h, क्योंकि पृथ्वी सतह मतलब ये वस्तु सतह पर आ गया तो h जीरो हो जाएगा। तो पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, -Gm/e/r/e हो जाएगा। अच्छा ध्यान देना, Gme के जगह क्या लिख सकते हो, Gre²। दो कैसे, मतलब Gme/re² बराबर G होता है, Gme/re², तो re² इधर मल्टीप्लाई कर दो तो Gme बराबर Gre²। इसके जगह ऐसे लिख सकते हो क्या, -Gre²m/re, सही है। अब को ध्यान देना, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, Mgre, क्लियर ना। ध्यान दे देना इसको जो है, तो माइनस है ना, माइनस रहेगा। ध्यान देना ये किसी भी ग्रह के लिए हो जाएगा, ये पृथ्वी के लिए हो जाएगा और ये पृथ्वी के सतह के लिए हो जाएगा, क्लियर ना। ये किसके टर्म में है, छोटे वाले जी के टर्म में स्थितिज ऊर्जा है, मतलब स्थितिज ऊर्जा जी के साथ कैसे बदलेगा। और ये किसके साथ है, पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के द्रव्यमान के टर्म में ये है, क्लियर ना। तो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो कल पढ़ लिए थे हम लोग। दस के जी का है, इसका सोल्यूशन देखना तो देखो, हाँ हो जाना चाहिए वैसे। 10 kg का वस्तु है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, आर ई, कितना ऊंचाई पर है, आर ई ऊंचाई पर, 10 kg का है। अच्छा बताओ जनरली वैसे फॉर्मूला क्या होता है,
जैसे मान लो r दूरी पर पूछा, तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला माइनस एम आर, माइनस जी एम एम बाई आर, यही ना होता है? अच्छा ये बताओ कि ये तो हो गया जो है क्या, ये क्या हो गया बताओ? हाँ, किसी r दूरी पर वस्तु का क्या, स्थितिज ऊर्जा। और मान लो उसका त्रिज्या दिया है आर ई और हाइट दिया है L, उसको भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे बताओ? u बराबर माइनस जी एम, अच्छा पृथ्वी है तो एम ई, एम बाई आर ई प्लस एच। अच्छा ये बताओ कि हमें द्रव्यमान दिया है पृथ्वी का, पृथ्वी द्रव्यमान नहीं दिया है, तो इसके जगह माइनस जी आर ई स्क्वायर एम बाई, अब देखो ये क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच का मान कितना दिया है, पृथ्वी त्रिज्या के बराबर का ऊंचाई है, तो आर ई हो जाएगा। बताओ ये कितना हो जाएगा, माइनस जी आर ई स्क्वायर एम बाई टू आर ई से, तो माइनस एम जी आर ई बाई क्या, टू हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि ये द्रव्यमान कितना दिया है, माइनस एम का मान बताओ कितना, 10, थ्री क्या बोल रही हो जी, 10, जी का मान 10, इसका मान 6400 किलोमीटर बाई टू, बाकी हल कर लेना। ये क्या जगह 6400 किलोमीटर गुड़े 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ये किलोमीटर था ना, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब बताओ ये क्या आ जाएगा, जूल, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। इधर देखो, ये बताओ कि पृथ्वी से एच ऊंचाई पर, अच्छा पृथ्वी बहुत बड़ा है, तो अगर हम लोग के लिए तो ऐसा गोलाकार तो दिखता नहीं है, हम लोग के लिए तो पृथ्वी चिपटाकार दिखता है, ऐसा दिखा सकते हैं पृथ्वी की सतह, हम लोग के सापेक्ष तो पृथ्वी की सतह ऐसे ही दिखता है। और बात की बात है कि हम लोग जब बहुत दूर चले जाएंगे तब ये गोलाकार दिखाई देगा पृथ्वी। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की सतह है वहां से कितने ऊंचाई तक जा रहा है, वो कितने ऊंचाई तक जा रहा है भाई, कितने ऊंचाई तक? अच्छा बताओ कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाता है तो उसका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, क्या ये होता है क्या? और जब पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाता है कोई द्रव्यमान m, तो क्या यही स्थितिज ऊर्जा होता है क्या, mgh? लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये फॉर्मूला तभी लगता है जब h का मान पृथ्वी त्रिज्या में नगण्य होता है। यहाँ पर है, अगर नगण्य होता तो क्या होता, mgh। मतलब ये फॉर्मूला कब लगता, जब h का मान क्या होता, नगण्य। यहाँ पर तो है नहीं, तो ध्यान देना, यहाँ से h ऊंचाई पर ये वस्तु का जो है क्या हो गया, स्थिति हो गया। बताओ वो कब ले गया गया h ऊंचाई पर, पृथ्वी के सतह से। तो बताओ जब पृथ्वी की सतह से यहाँ ले जा रहे हैं तो यहाँ पर उसका प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, और उसको h ऊंचाई पर ले गए तो यहाँ पर उसका अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगा, और जो इसका त्रिज्या है वो आर ई मान लो, इसको ले गया ऐसे द्रव्यमान को जिस क्या है, एम है। ये बताओ कि स्थितिज ऊर्जा यहाँ ज्यादा होगा कि यहाँ, मतलब पृथ्वी के नजदीक रहेगा वस्तु तब ज्यादा होगा स्थितिज ऊर्जा, या पृथ्वी से दूर जाएगा तब स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा? गधेदास, जितना दूर जाएगा उतना क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना दूर होगा उतना स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। नहीं बोल रहे थे क्या तुम लोग? अच्छा ध्यान देना, स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां पर होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा, सतह पर। कौन से फॉर्मूले से कह सकते हो, जी एम ई बाई आर स्क्वायर, यही होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस जी एम ई एम बाई आर, ये हो जाएगा। अब बताओ स्थितिज ऊर्जा बराबर जो ये आया है ये तो नहीं बदलने वाला, क्योंकि द्रव्यमान क्यों बदलेगा, हम जितना ऊंचाई पर ले जाएंगे जितना दूर ले जाएंगे तो ये बढ़ता, जितना ऊंचाई पर ले जाएंगे ये बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। तो सबसे अधिक कहां पर होगा, सतह पर, उससे दूर ले जाएंगे तो, उससे दूर ले जाएंगे तो
क्या होता जाएगा, क्या होता जाएगा? गधेदास, आर बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। देखो कैसे, ये तो -3 ज्यादा कि -4 ज्यादा? बोलो। -3 ज्यादा। ये बताओ, ये बढ़ा, जितना ऊपर ले तो ये बढ़ जाएगा, जब ये बढ़ जाएगा तो ये पूरा घट जाएगा। जब ये नीचे वाला, ये वाला पार्ट अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये जितना घटेगा उसके पहले माइनस, जैसे -3 ज्यादा कि -4 ज्यादा, पहले बताओ। -3 ज्यादा, प्लस वाला कम वाला ज्यादा होगा। देखो, -1 जो है -3 से ये बड़ा है, ये वाला। तो समझो ध्यान से, इसी को लेकर के एग्जाम्पल इसको समझो। जितना ऊपर ले जाओगे ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये भाग घटेगा, और जो घटेगा उसके पहले माइनस लग गया। देखो, इससे ये घट गया और इससे ये और घट गया, लेकिन उसके पहले माइनस लगा है तो ये बढ़ रहा है। यही प्लस होता तो बोलते इससे ये घट गया, फिर इससे ये घट गया। समझे कि नहीं? तो प्लस माइनस का खेल है। तो ऊंचाई बढ़ने पर स्थिति का क्या होगा, क्या होगा? बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा ना। अब ध्यान देना, इसको लिख लिख भी लोगे, जब सॉल्यूशन लिखोगे तो यहाँ लिखोगे आर बढ़ने पर स्थिति ऊर्जा बढ़ता है। अच्छा ध्यान देना, ये बताओ कि प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा क्या होगा यहाँ पर, तो बोलोगे यहाँ पे एच, एच तो जीरो हो गया, एच। जब एच जीरो हो जाएगा तो जाएगा जी एम ई, एम बाई आर ई, माइनस के साथ। अच्छा तो अंतिम वाला क्या हो जाएगा, तो पी फाइनल बराबर जी माइनस जी एम ई, एम बाई आर ई प्लस एच। बताओ ये ज्यादा कि ये ज्यादा? ये ज्यादा। बताओ ये क्यों ज्यादा? क्योंकि क्योंकि ये बढ़ गया, ये आर ई था, ये आर ई प्लस एच हो गया, और जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जब ये घटेगा तो माइनस लगने का मतलब बढ़ जाएगा। क्लियर ना? अब ध्यान देना, तो बताओ स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर, बताओ अंतिम स्थिति। जैसे हम बोले अभी 10 मिठाई है, बाद में तुम्हारे पास 13 मिठाई हो गया, मिठाई में कितने की वृद्धि हुआ? बताओ 3 कैसे आया? 3, 13 अंतिम मिठाई में से प्रारंभिक मिठाई घटा दिए, तो जितना ये अंतर आएगा उतना मिठाई हमारे पास बढ़ गया। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। बताओ अंतिम स्थिति ऊर्जा क्या होगा, माइनस जी एम ई, एम बाई आर ई प्लस एच, माइनस 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 प्रारंभिक, प्रारंभिक क्या है, माइनस जी एम ई, एम बाई आर ई, माइनस माइनस प्लस। अब सुनना ध्यान से, सुनोगे, माइनस माइनस प्लस, जी एम ई एम, जी एम ई एम बाहर निकाल दो, कैंसिल बोलना है सब, कॉमन निकालने के वजह कैंसिल कर दे रहे हैं। जी एम ई एम, माइनस माइनस प्लस, यहाँ बचा 1 बाई आर ई, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 बाई आर ई प्लस एच। अब ऐसा करो, इसको देखो ध्यान से, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। बताओ ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो जी एम ई, एम बाई आर ई प्लस एच माइनस आर। देखो ध्यान से, सही है? आर ई प्लस एच माइनस आर बाई आर ई प्लस एच हो जाएगा। अब देखो यहां से फाइनली क्या आया, बताओ, यहां से आ गया जी एम ई एम एच बाई आर ई स्क्वायर माइनस, या अभी इसको रहने दो ऐसे ही, अभी और इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है भैया। ये आया गया। अब ऐसा करो, फिलहाल यहां तक नोट कर लो, फिर बताते हैं क्या आता है रिजल्ट।
बराबर ये यही तो डेल्टा यू था ना, ये क्या था, डेल्टा यू ही तो था। तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, तो देखो ये तो जी एम ई, द्रव्यमान तो नहीं दिया रहेगा पृथ्वी का, जी एम ई बराबर क्या हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर एम एच बाई आर स्क्वायर माइनस आर ई एच। ऐसा करो इसको एकदम नीचे लेकर के डिवाइड कर दो, नियम तो मैथ से तो कर ही सकते हैं, एम जी एच बाई, इसको एकदम नीचे लेकर के डिवाइड करो, आर ई स्क्वायर माइनस आर ई प्लस इंटू एच बाई आर ई स्क्वायर। देखो ये वाला कैंसिल होकर के वन, देखो सुना ध्यान से, एम जी एच बाई ये वाला आ गया वन माइनस इसका एक आर को खाएगा, एच बाई आर ई हो जाएगा। बोलो ये बताओ, ये आ गया, बताओ ये जो एच ऊंचाई पर ले जाते हैं पृथ्वी, H मानते हैं तो एमजीएच कब लागू होता है, अरे एमजीएच कब लागू होता है, जब एच का मान लगभग नगण्य होता है, पृथ्वी की त्रिज्या में नगण्य होगा तो वो लगेगा। पता यहाँ पे नगण्य का मतलब क्या होगा, यदि एच का मान पृथ्वी की त्रिज्या के तुलना में नगण्य हो तो एच बहुत छोटा हो गया, किससे, बोलो जी, आर ई से। अच्छा तो बहुत छोटे में बहुत बड़े से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों जी, बहुत छोटे से में बहुत बड़े से डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग क्या आ जाएगा, लगभग लगभग जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ बताओ, एच बाई आर ई लगभग लगभग जीरो। बोलो जी, मतलब ध्यान देना, मतलब एच बाई आर ई बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये लगभग लगभग क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब बताइए लगभग लगभग जीरो हो गया तो क्या मिल गया, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर एम जी एच। ये एम जी एच हमेशा लागू नहीं होता, ये सिर्फ तभी लागू, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो कहते थे वन माइनस जीरो वन ही ना आता है, तो यहाँ पे जीरो रख देंगे तो आ जाएगा एम जी एच, नगण्य हो जाएगा। तो नगण्य के केस में ही लगाएंगे, नहीं तो ये लगाएंगे फॉर्मूला जब किसी एच ऊंचाई हो जाए, नोट कर। देखो इसका मतलब हुआ, जो भी ये लिखे हैं इसका मतलब समझो। अच्छा इसका मतलब समझने से पहले इसका मतलब समझो, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, बताओ क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों मिलकर के यांत्रिक होता है। तो यहां पर ध्यान देना, जब पृथ्वी मान लो ये है और इसका त्रिज्या कितना दिया है, मान लो आर ई, द्रव्यमान मान लो एम ई दिया हुआ है, जो भी, अगर ये गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण, जब पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं दिया रहेगा तो गुरुत्वीय त्वरण दिया रहेगा, क्योंकि जब द्रव्यमान ना दिया रहेगा तो हम उसको बदल करके जी आर ई स्क्वायर कर देते हैं, जी एम को, तो गुरुत्वीय त्वरण मान लो जी दिया हुआ है। अब मान लो इस पृथ्वी से एच ऊंचाई से यहां से एम द्रव्यमान की किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, यहाँ छोड़ रहे हैं। अब बताओ कि जब इसको ऐसी, ये तो एक तरह से आसमान में होगा ना, पृथ्वी चारों तरफ सब आसमान ही तो है, तो पृथ्वी चारों तरफ आसमान है, तो इसी आसमान में किसी वस्तु को छोड़ दिया गया, जब यहाँ छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ये पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगा और खींच करके अपने जमीन पर उसको गिरा देगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षित करा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे निकाय या सिस्टम का जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसी एक क्षण का होगा,
वहीं किसी अन्य क्षण पे जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगा उन दोनों को जोड़ देना, वो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब देखो, ये बताओ यहां छोड़ा गया, तुम्हें क्या लगता है कुछ समय बाद कैसा स्थिति बन जाएगा? तो कुछ समय बाद मालूम चलेगा कि पृथ्वी पर आकर गिर गया, यहां से चलते 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 पृथ्वी गिर गया, यहां पर आ जाएगा। अच्छा, पृथ्वी पर जस्ट गिरने से पहले उसके पास कुछ न कुछ वेग रहा होगा ना। देखो यहां तक आते 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 बल चूंकि बराबर लग रहा है, बल बराबर लग रहा है, तो उसके पास वेग आ जाएगा। जब वेग आ जाएगा तो यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ वेग आ जाएगा और उसी वेग से टकराएगा। तो ध्यान देना, जिसमें छोड़ा गया एम एम द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई से, अब का ये चित्र जिसमें जस्ट टकराने वाला है उसमें का ये चित्र है। एक स्थिति ऐसा बन गया और एक स्थिति ऐसा बन, तो उस स्थिति में जो पूरे निकाय का ऊर्जा होगा, स्थिति में जो पूरे निकाय का ऊर्जा होगा और जो इस स्थिति में पूरे निकाय का यांत्रिक ऊर्जा होगा, दोनों बराबर होंगे। इसलिए बराबर होंगे क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षित कराने का कुछ नियम होता है, तुम याद करो। यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षित कराने का कुछ नियम होता है, वो नियम क्या बताए थे बताओ? यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षित कराने के नियम क्या बताए थे? कि किसी भी निकाय का यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित करा सकते हैं जब कोई भी असंरक्षित बल कार्य न करे। ये नियम हम लिखवा चुके हैं कॉपी में पहले का ही। बताओ यहाँ पे कोई जो Gm1m2, इसके बारे में ध्यान दे रहे ना, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, ये गुरुत्वीय बल है और गुरुत्वीय बल ये संरक्षित बल होता है। और जहां संरक्षित बल कार्य करे लेकिन असंरक्षित बल कार्य न करे, वहां पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होता है। संरक्षित यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित या कंजर्व, संरक्षित को क्या बोलते हैं? कंजर्व। बताओ मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा कब कंजर्व होता है, कब संरक्षित होता है? जब उसके ऊपर संरक्षित बल कार्य करे लेकिन असंरक्षित बल कार्य न करे। तो यहाँ पर तो संरक्षित बल ही तो कार्य कर रहा है, कोई असंरक्षित बल तो यहाँ पर है नहीं। तो ध्यान देना, प्रारंभिक दशा है ये और ये अंतिम दशा है। और ध्यान देना, प्रारंभिक और अंतिम दशा में क्या कंजर्व कराएंगे, क्या संरक्षित कराएंगे? मैकेनिकल एनर्जी। इसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर। तो पहले इसको लिखो, उसको लिखो, लास्ट में बराबर कर देना। इसको लिखो, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जब चलना यहाँ शुरू किया, यहाँ चलना प्रारंभ किया, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 0। और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो -Gm बाई, बोलो, RE प्लस क्या? यही तो है। नगड़ कैसे मान लेंगे जी? ये नगड़ हो गया इसके चपेच, जब तक ना दे नगड़ मत मानना। इसका बताओ अंतिम स्थिति ऊर्जा क्या होगा और अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगा? अंतिम गतिज ऊर्जा जाएगा 12mv² प्लस स्थिति ऊर्जा क्या होगा? तो -Gm बाई क्या? RE, क्योंकि पृथ्वी त्रिज्या के बराबर हो गया। अब जो ये आंतरिक ऊर्जा आया है वो उस ऊर्जा क्या हो जाएगा? बराबर। समझे कि नहीं? तो इसको ध्यान दे रहा ना, यहां पर गतिज ऊर्जा, और लिखना तो लिखो। देखो, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा मिल करके
प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिलकर के -G_me_m/RE+H हो जाएगा, बराबर अंतिम यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा ½mv² -G_me_m/RE। देखो यही हम तुम्हें सिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे। ध्यान देना, ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है ना, इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के हिसाब से समझा दिया तुम्हें कि ये दोनों बराबर होंगे। बाकी क्वेश्चन कैसे आएंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, फिलहाल अभी नोट कर लो, उसके बाद यहाँ बदल लेना थी तुम लोग। अंतिम यांत्रिक ऊर्जा बराबर प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा, इसको बदल लेना। इधर देखो, पृथ्वी त्रिज्या कितना है RE, उसको यहां से कितने वेग से, क्वेश्चन में ही लिख रहा है, कितने वेग से इसको फेंका जाए कि वो अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाए। अधिकतम ऊंचाई वहीं पर माना जाएगा जहां पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। अब वो अधिकतम ऊंचाई कितना दूरी पर बोल रहा है, पृथ्वी की ऊंचाई के 0.5 गुना। कितने वेग से फेंका जाए कि अपने पृथ्वी की ऊंचाई के आधे तक ऊपर पहुंच जाए। बताओ क्या करोगे, प्रारंभिक यहां से फेंका गया है वस्तु और यहां पर पहुंचना उसको है, तो प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा होगा वो अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। अब बताओ, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम स्थितिज ऊर्जा। सोच सोच करके लिखो सब। यहां पर क्या होगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ½ mv² प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, -G_me_m/RE, पक्का ना, बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा जहां पर जाएगा वहां रुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, तो अंतिम गतिज ऊर्जा 0 प्लस अंतिम स्थितिज ऊर्जा बताओ -G_me_m/RE+H होता है, 0.5 RE हो जाएगा। बाकी इसको हल कर लो, इधर ये जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, तो ½ mv² बराबर देखो माइनस ये 3/2 आएगा, देख लो 3/2 RE आएगा, देखो 3/2 RE, तो 3/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 G_me_m/RE, ये इधर जाएगा प्लस G_me_m/RE, ये हो गया। इसको हल करो थोड़ा तो ये आ जाएगा v²/2 कितना आएगा G_me/RE × 3, देख लो 2 को इधर लेते हैं और 2 को v बराबर 2G_me/ क्या 3RE, यही हो जाएगा, आंसर आएगा यही। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराना था जी, क्या दिक्कत था बताओ। ध्यान देना, उपग्रहों की गति, मोशन ऑफ सैटेलाइट। पहले बताओ कि उपग्रह किसको बोल रहे थे, पृथ्वी के या ग्रह के चारों तरफ जो पिंड घूमते हैं, ये पिंड ही क्या होता है, उपग्रह होता है। क्लियर ना, तो ध्यान देना, उसी गति के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट्स या उपग्रहों की कक्षा क्या होगा, इसका डेफिनेशन ये दिया जा सकता है कि पृथ्वी के चारों तरफ का वो क्षेत्र पृथ्वी से एक निश्चित दूरी, जिस दूरी वाले वृत्त में कोई पिंड या उपग्रह गति करता है, तो उस r दूरी वाले वृत्त को उपग्रह की कक्षा बोलते हैं। मतलब ये जो है उपग्रह की कक्षा होगा।
इसको लिख सकते हो पहले, पृथ्वी से जिस निश्चित दूरी, हाँ ये वाला हेडिंग दे दो पहले, उपग्रहों की कक्षा। हो गया। पृथ्वी का सतह कौन है? पृथ्वी की सतह ये है, उससे h ऊंचाई कौन है? ये है। तो पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई दूरी पर जो कक्षा है उसमें जो उपग्रह घूम रहा होगा उसका वेग क्या होगा, ये कैसे मालूम करोगे? तो तुम कहीं ना कहीं इसके लिए मैकेनिक्स लगाओ, न्यूटन्स लॉ लगाओ। करना क्या कि जैसे ये केंद्र हो गया और उपग्रह इसमें ऐसे v वेग से चल रहा है, केंद्र पर ही पूरे द्रव्यमान को हम लोग स्थित हुआ, पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान को केंद्र पर ही स्थित हुआ मानेंगे। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एम ई। इसका दूरी कितना हो जाएगा? आर ई प्लस एच। पता इसका समीकरण क्या बनाएंगे? अगर मान लेते हैं इसका द्रव्यमान उपग्रह का द्रव्यमान कितना है? एम है। तो बताओ ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा एफ एफ बल से। कौन? पृथ्वी। किसको? उपग्रह को। तो एफ बराबर क्या लिख सकते हो द्रव्यमान द्रव्यमान के टर्म में? यही होता है, G m1 m2/r²। बताओ ये जो बल लग रहा है वो केंद्र की तरफ लग रहा है और ये v वेग से घूम रहा है ऐसे पृथ्वी के परितः। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जाएगा, मतलब अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल किसके बराबर होता है? जो घूमता है उसके द्रव्यमान वेग का स्क्वायर बटे जो उसका त्रिज्या है आर ई प्लस क्या? एच। बताओ ये वाला कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, v बराबर रूट में जी एम ई बाई आर ई प्लस क्या? एच। अच्छा, पृथ्वी के द्रव्यमान के साथ वेग ऐसा आ गया, उपग्रह का ये वेग है। उपग्रह का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या और ऊंचाई पर। अगर g के साथ अगर इसको देखा जाए, छोटे वाले g के साथ, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? v बराबर रूट में, इसको क्या लिख सकते हो? GRE² क्या? ये हो जाएगा RE² रूट से बाहर आ गया, तो आ गया यहां से v बराबर RE रूट में G/RE प्लस एच। ये बताओ कि पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? पृथ्वी त्रिज्या। पृथ्वी त्रिज्या थोड़ी ना बदलता है, पृथ्वी त्रिज्या तो फिक्स हो गया ना। मत बोलो इसको, सिर्फ ऊंचाई पर। मतलब हमें पृथ्वी के सतह से कितने ऊंचाई पर उपग्रह को घुमाना है पृथ्वी के चारों तरफ, ये सिर्फ और सिर्फ उसके सतह से ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ऊंचाई बदल देंगे, उपग्रह का वेग बदल जाएगा। अगर h ऊंचाई पर किसी उपग्रह को छोड़ना हो तो सबका वेग क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन ये बताओ कि अगर हमें और ऊपर जाकर के यहां से उपग्रह को घुमाना है पृथ्वी चारों तरफ, तो क्या करना पड़ेगा? वेग बढ़ाना पड़ेगा या वेग घटाना पड़ेगा? बोलो। अरे जब ऊंचाई बढ़ा दोगे तो ये बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो ये बढ़ेगा, तो ये घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो मतलब ध्यान देना, सभी उपग्रह का वेग, या ये कह सकते हैं उपग्रह का वेग पृथ्वी से ऊंचाई h
पर निर्भर करेगा। पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर भेजना है, मतलब घुमाना है, उस पर निर्भर करेगा उसका वेग क्या होगा। क्लियर ना? तो पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये जो मान आया है ये ऐसे चक्कर काटेगा इस वेग से, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि यदि, अच्छा रिजल्ट पहले लिख लो, पहले इसको देखो। मान लो ये पृथ्वी है और वेग जो आएगा, जो वी आ रहा था, वी क्या था बताओ? आर ई जी अपॉन आर ई प्लस एच। ध्यान देना, यहां पर बहुत ऊंचाई पर जाकर के जो उपग्रह जो है चक्कर लगाएगा, उपग्रह जो पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाएगा, उसका वेग ये है जो एच पर निर्भर कर रहा है। क्लियर ना? तो अब यहां पर जो है, हमें अगर ये पूछा जाए कि नहीं, हम इतने ज्यादा ऊंचाई पर न जा करके हम इसी के थोड़ा सा ऊंचाई पर जाएं और यहां से वी वेग से उसको जो है हम फेंकें, जिससे कि ये जो है पूरा एक चक्कर लगाए। इसको एग्जाम्पल के तरीके से ये सोच सकते हो कि छत पर जाओ, छत पर से बहुत तेजी से फेंको ऐसे। और नॉर्मली हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि किसी गेंद को ऐसे फेंके तो कहीं दूर जाकर गिर जाएगा, लेकिन लेकिन इतना वेग तुम दे दो, इतना वेग दे दो कि वो जमीन पर, जैसे तो यहाँ से फेंके तो ऐसे जमीन पर ना गिरे कहीं दूर जा करके, बल्कि वो पूरा का पूरा चक्का लगाते हुए फिर जहां से फेंके थे घूम करके पूरा पृथ्वी चक्का लगाते हुए फिर वहीं पर आ जाए। ऐसे घूमते घूमते फिर पीछे से ऐसे आएगा, जैसे इधर फेंकोगे ना, कुछ देर बाद तुम देखोगे पूरा चक्कर पृथ्वी काटते हुए फिर इधर से आएगा, फिर जाएगा, फिर पृथ्वी चक्कर लगाएगा। तो इस तरीके का। तो बताओ कितने वेग से फेंका जाए कि वो पूरा, कितने वेग से इसको फेंका जाए कि पूरी पृथ्वी चक्कर लगाते रहे। तो क्या करोगे, एच का मान लगभग लगभग 0। यदि v बराबर क्या हो जाएगा, आर ई जी बटे आर ई प्लस 0, चूंकि एच बराबर क्या हो जाएगा, 0 को ऐसे लिख दो, v बराबर ये अंदर जाएगा तो ई स्क्वायर, तो आर ई और आर ई स्क्वायर। अरे कैमरे में आता है भाई, आपका सर आ रहा था पूरा, कहाँ जा रहा है, फिर बंद हो जाएगा तो जल्दी आइए। आर ई स्क्वायर ऊपर, तो आर ई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक आर ई बचेगा, तो रूट में जी आर ई। इसका मान क्या रखेंगे, 9.8। इसका मान क्या रखेंगे, 9.8 गुड़े 6.4 गुड़े 10 टू द पावर क्या 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। ध्यान ध्यान देना, v बराबर यहां से जब हल करोगे तो वो आ जाएगा 7.9 किलोमीटर सेकेंड, मतलब इतना वेग आएगा। मतलब तुम छत पर जाओ, ये लगभग लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, नहीं पर सेकेंड आ गया। मतलब 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर का चलना शुरू कर दिया तो पृथ्वी गिरेगा ही नहीं और पृथ्वी पूरा चक्कर लगाते हुए फिर वो चक्कर लगाता ही रहेगा। क्लियर ना? ध्यान दे रहना, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब समझ रहे हो, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर जाएगा, मतलब यहां से 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड नहीं, लगभग लगभग 4 सेकेंड में यहां से तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, 4 सेकेंड में। तुम उसको फील करो, 4 सेकेंड कितना होता है, 4 सेकेंड होता है, यहाँ से 32 किलोमीटर दूर जाएगा, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा जो है 4 सेकेंड के अंदर। नोट कर लो। काल, बताओ इसका मतलब क्या हुआ, परिक्रमण काल का मतलब,
कितने समय में एक चक्कर लगा लेगा? मान लो पृथ्वी ये है, ये उपग्रह है, इसका वेग आ गया था क्या? इसका वेग कितना आया था? v बराबर रूट में नहीं, आर ई रूट में जी बाई आर ई प्लस एच। इतने वेग से क्या कर रहा था? घूम रहा था वो। तो कितना चक्कर लगाएगा? तो देखो ध्यान देना, ये आर बराबर क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच। कल एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? देखो, परिक्रमण काल बराबर दूरी बटा चाल। परिक्रमण काल मतलब समय एक चक्कर लगाने में, मतलब कितना दूरी तय करेगा एक चक्कर में? 2 पाई आर। 2 पाई आर त्रिज्या कितना होगा? आर ई प्लस एच बाई चाल। चाल को रखो, 2 पाई आर ई प्लस एच बटे v का मान हो जाएगा आर ई रूट में g बाई आर ई प्लस एच। उसी को और सिंप्लीफाई करो, परिक्रमण काल बराबर 2 पाई बाई आर ई। ये बताओ कि जो नीचे है आर ई प्लस एच और ऊपर है, तो 1/2 हो जाएगा, वो चला जाएगा एकदम ऊपर। ये 1/2 और ऊपर तो आर ई प्लस एच है के पावर 1। देखो, जो ऊपर वाला है इसके पावर क्या हो जाएगा? 1। इसके पावर में 1/2 हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर है, तो वो 1/2 ऊपर जाएगा, तो आर ई प्लस एच के पावर 1/2 वो ऊपर गया है, क्योंकि एकदम नीचे था ना, तो वो एकदम ऊपर हो जाएगा। जो एकदम नीचे है वो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। देखो, ऊपर जाकर गुणा हो गया, तो ये 1 है, ये 1/2 है, कितना आ गया? तो 2 पाई बाई आर ई रूट जी, बताओ कितना आ जाएगा जी? बताओ, आर ई प्लस एच के पावर 3/2। मतलब ये जो उपग्रह है वो चाहे जितना भी द्रव्यमान क्यों ना हो, अगर वो ऊंचाई क्या हो गया क्या, तो उसका जो है परिक्रमण काल भी क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। परिक्रमण काल देखो, केवल और केवल एच पर निर्भर कर रहा है, बाकी सब नियत होते हैं। G 9.8 होता है, पृथ्वी त्रिज्या 6400 किलोमीटर होता है, सब नियत है। अगर तुम ऊंचाई बदल दोगे तो उसका परिक्रमण काल भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और ध्यान देना, एक ऐसा ग्रह होता है, एक ऐसा उपग्रह होता है जो जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। ऐसे उपग्रह, ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर हो जाए। मतलब पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेता है। तो ऐसा उपग्रह, पृथ्वी के चारों तरफ जो घूमने वाला उपग्रह है, ऐसा उपग्रह जो परिक्रमण काल 24 घंटे का हो, जितना पृथ्वी का परिक्रमण है, अगर 24 घंटे का हो गया, तो ऐसे उपग्रह को भू स्थिर या को तुल्यकाली जो है उपग्रह बोलते हैं। बात समझ रहे? तो बहुत आसान है याद करना इसको। बात समझ रहे? जैसे तुमसे पूछ दिया कि मतलब स्थिर या भू तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है, क्या इसका परिभाषा दोगे? भू तुल्यकाली, तुल्यकाली मतलब काली मतलब समय, भू मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी के परिक्रमण के समय के बराबर वाला, हाँ, उपग्रह। तो ध्यान देना, अरे इसको नोट कर लो तो उसको भी लिखवा देते हैं। वो एक अलग प्रकार का उपग्रह होता है।
जैसा तुम्हें इसका नाम दिया गया है भू स्थिर, मतलब इसका ये हुआ कि पृथ्वी के भूमि पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अपने ऊपर जो उपग्रह है उसको स्थिर देखे। भू स्थिर मतलब भूमि पर बैठा कोई ऑब्जर्वर या देखने वाला ग्रह को, उपग्रह को स्थिर देखे। बताओ स्थिर कब देख पाएगा, बताओ, बोलो। ये वाला इसको अपने ऊपर स्थिर कैसे देख पाएगा? तुम पहले ये समझो कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ जो है वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ऐसे। जब वो घूम रहा है तो जैसे ये घूमे इसके ऊपर ये भी उसे घूमे, मतलब ये घूम करके जब, जैसे ये है यहाँ पर इसके ऊपर है, जब ये घूम करके मान लो यहाँ पर आ गया व्यक्ति, तो ये जो उपग्रह है ये भी घूम करके यहाँ पर आ जाए। तो बोलेंगे कि ये भी घूम करके जब यहाँ पर आया तो अभी भी ऊपर देखा तो उसको उपग्रह ऐसे ऊपर दिखाई दिया। जब ये घूमते घूमते यहाँ पर ऊपर देखा तो अब वहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या बोलेगा कि मेरे सापेक्ष वो नहीं चल रहा है। जबकि हम बाहर से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं तो ये भी घूम रहा है और ये भी घूम, तो दोनों का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? दोनों कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बराबर। किसका किसका कोणीय वेग? हाँ, मतलब इसके बारे में लिख लो पहले। अच्छा बताओ, पिछले टर्न पर याद करो हम बताए थे कि उपग्रह को चक्का लगाने में कितना समय लगेगा? पृथ्वी का चक्का लगाने में उपग्रह को कितना समय लगेगा? टी बराबर कितना आया था? उपग्रह को पृथ्वी का चक्का लगाने में कितना समय लगेगा? टी बराबर क्या आया था? देखो क्या ये आया था, 2 पाई रूट में आर ई प्लस एच का होल क्यूब बाई जी, और बताओ क्या आया था? अरे आर ई प्लस एच का क्यूब बटे जी आर ई। अरे लिखवाए होंगे, कल बताए होंगे तुम लोग को भाई, टाइम लिखवाए होंगे। हाँ, देखे। हाँ तो वही तो है गधेदास, तो रूट में आर ई स्क्वायर नहीं हो जाएगा जब बाहर आर ई नीचे है? तो इतना दिमाग, अरे कल ऐसे लिखवाए होंगे तुम लोग को, मतलब 2+3, 5 की जगह 2+3 लिख दिया, तुम लोग घबरा जाओगे कैसे 2+3 आ गया वो। ये ऐसे लिखवाएंगे आर ई प्लस एच के पावर 3/2 और आर ई रूट जी, यही लिखवाए होंगे। तो देखो दोनों में अंतर है क्या? देखो ध्यान से, तो ये हो गया। अब ध्यान देना, तो अब ये तो जैसे यहाँ पर तुमसे हम ये पूछें कि बताओ ऐसा, चूंकि ये ध्यान दे रहे ना, कल बताए तुम लोग को कि जो उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो कितने वेग से चक्कर लगाएगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? उसकी ऊंचाई पर। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा वो किस पे निर्भर करता है? वो भी उसकी ऊंचाई पर। क्या ऊंचाई? पृथ्वी की सतह से कितने पर हम लोग उस उपग्रह को छोड़ रहे हैं ऐसे, उस पे निर्भर करेगा। पास में आ रहा है? तो ध्यान देना, इसमें जो है ये हो जाएगा। ऐसा करो कि हम ऊंचाई पूछ रहे हैं, वो ऊंचाई बताओ जिस ऊंचाई पर अगर उपग्रह को छोड़ दें तो 24 घंटे लगे। क्योंकि भू स्थिर या भू तुल्यकालिक उपग्रह कहीं जो है पहचान होता है। क्या पहचान होता है बताओ? क्या पहचान होता है? उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 24 घंटे होता है। तो यहाँ 24 घंटे रखो, आर ई का मान 6400 किलोमीटर रखो। सब एसआई यूनिट में रखना, जैसे ये सेकंड में रखना, सेकंड में, ये मीटर में रखना, मीटर में। जी का मान
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना, और बाकी सब मालूम है तुम्हें। तो हल करके जल्दी से बताओ एच मतलब उपग्रह को कितना ऊंचाई पे छोड़ा जाए कि वो जो है वो स्थिर उपग्रह का पार्ट बन जाए। बताओ तो। हेडिंग दे सकते हो, हेडिंग ये दे दो, भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई। हेडिंग दे दो, भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई, और उसमें इसको हल करके देखो तो। मतलब टी बराबर क्या है, अब इसको हल करना तुम लोग। 2 पाई, बोलो यहां पर, यहां बताओ, आर हो जाएगा। अब आर ई का वैल्यू क्या रखोगे, रूट जी का वैल्यू देखो पाई होता है, मालूम है नहीं तुम लोग को, इसको ध्यान दे लेना। ये थोड़ा पहली बार बता रहा, नया चीज होगा तुम्हारे लिए, लेकिन इसको तुम हल करोगे ना, ये लगभग 9.8 के करीब आएगा, समझे कि नहीं। तो ये हो जाएगा 9.8, तो देखो, तो रूट जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और बताओ टी का वैल्यू 24 × 60 × 60 बस एक ही बार ना जी, 2 ही बार ना होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताओ आर सब हो गया, यहां से एच का मान निकालना, 36,000 किलोमीटर आएगा। उसके पृथ्वी की त्रिज्या से कई गुना है ये तो ज्यादा, तो 36,000 लिख लो इसको हल करने के बाद। इसमें जो है इधर देखो, इसको कितना मिनिमम वेग से फेंका जाए, तो होगा क्या कि इतना कम से कम वेग से फेंकना कि ये जस्ट जाते थे इन्फानाइट पर, अनंत पर। वस्तु का वेग शून्य हो जाए, कहां पर, अनंत पर जीरो हो जाए। अब अगर मान लो वो एग्जाम्पल ले रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड से फेंके, और अगर वो अनंत पर आकर के अनंत पर जस्ट आ गया, और जस्ट आकर के यहाँ रुक गया, यही उसका न्यूनतम वेग हो जाएगा। और न्यूनतम वेग अगर तुम्हें यह मालूम चलेगा कि 100 मीटर पर सेकंड है, तो अगर तुम 200 मीटर पर सेकंड से फेंके तो यहां तक पहुंच भी जाएगा, और यहां पर रुकेगा नहीं वो, यहां भी चलता ही रहेगा। तो ये न्यूनतम नहीं कहलाएगा, न्यूनतम वो वेग होगा जिसको यहाँ पर दिया जाए तो वो यहाँ तक आते आते क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसका मतलब कि इस वस्तु को यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, उसका वेग जीरो हो जाएगा। बताओ यहाँ पर, अच्छा बताओ यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, पी फाइनल क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बताओ, फॉर्मूला क्या होता है बताओ। स्थितिज ऊर्जा, दो द्रव्यमान के बीच स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी से बोलो। M1 M2, तो -M1 M2 जी, -G M1 M2 बाई क्या, आर। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखो इन्फानाइट पर आ गया ये, तो ये दूरी कितना हो गया, दूरी कितना हो गया, इन्फानाइट। तो अंतिम स्थिति ऊर्जा क्या होगा, -G M E, एक द्रव्यमान M E हो गया, दूसरा द्रव्यमान क्या होगा M बाई, इनके बीच का डिस्टेंस इन्फानाइट, इन्फानाइट से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा। अच्छा वेग जीरो है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, K फाइनल हाफ mv जीरो का स्क्वायर, ये भी जीरो। बता अंतिम स्थिति ऊर्जा भी क्या हो गया, जीरो। अंतिम गतिज ऊर्जा भी क्या हो गया, जीरो। प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा क्या होगा, मतलब पी इनिशियल। फिर फॉर्मूला याद करो, एक द्रव्यमान ये है जिसका द्रव्यमान यहाँ पर रखा हुआ मानेंगे, अरे पृथ्वी द्रव्यमान कहाँ रखा हुआ मानते हैं, केंद्र पर, और ये कितना दूरी पर है, आर ई दूरी पर है। कौन है ये, एम द्रव्यमान मान लेते हैं, एम द्रव्यमान क्वेश्चन में नहीं दिया है, मान लो बाद में कट जाएगा। तो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा क्या हो जाता हो, क्या होगा प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, -G M E M
बाई आर ई। बताओ यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होगा? प्रारंभिक हाफ एम मिनिमम वेलोसिटी का स्क्वायर। बताओ कल लिखवा दे तुम लोग को। यांत्रिक ऊर्जा कंजर्व करा सकते हैं कि नहीं, संरक्षित करा सकते हैं? बोलो जी। करा सकते हैं। तो क्या लिखोगे? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम स्थिति ऊर्जा क्या होंगे? हाँ बराबर होंगे, 0 + 0। ये बताओ हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर प्लस माइनस जी एम ई एम बाई, बताओ एम एम चला गया जीरो की तरफ, यहाँ से क्या आ गया बताओ? यहाँ से वी मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा? 2, देखो माइनस है, जीरो तरफ जाएगा प्लस 2 GME बाई आर ई का रूट। बताओ कि ये मिनिमम वेग है, रूट में 2 GRE बाई GME बाई आर ई। अच्छा तो GME की जगह क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो? तो क्या हो जाएगा? रूट में 2 बाई वेलोसिटी है तो यूनिट क्या होगा? ये बताओ। ये आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये उसका पलायन वेग है। इसको क्या बोलते हैं? पलायन वेग। मतलब पलायन, पलायन मतलब क्या? पलायन करना। जैसे घर से यहाँ पलायन कर गए, रुके यहाँ पर, यहाँ से पलायन कर जाओ घर पर। बोलो जी। पलायन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चले, बोलते हैं पलायन पे। पृथ्वी पर ये था अभी तक, इतना वेलोसिटी दे दिया कि वो पलायन कर गया बाहर अंतरिक्ष में, वापस आया नहीं। तो ऐसा वेग, जिस वेग को अगर किसी वस्तु को दे दिया जाए तो वो पृथ्वी से पलायन कर जाए, वापस आए ही ना, ये न्यूनतम वेग क्या होगा? 11.2 पर सेकेंड। ध्यान देना, किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब या 1 सेकेंड में इतना करोड़ जाएगा, मतलब 2 सेकंड तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, 2-2.5 सेकंड में, 4 सेकंड में अगर वेग इतना देते कि 4 सेकंड में तुम्हारे घर पहुंचता तो चक्कर काटता वो पृथ्वी का। लेकिन मान लो तुम इतने वेग से भेज दिए, 3 ही सेकंड में चला जाएगा वो घर तुम्हारे। समझे कि नहीं? इतना तेज इसका वेग है, इतना तेज वेग दोगे तब जाकर के चलेगा। इसे थोड़ा भी कम दिए तो वापस आ जाएगा कहीं ना कहीं से टालते हुए। इसी बोलते हैं पलायन वेग। गधे को क्या इसी को बोलते हैं? इसके वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इसके वेलोसिटी। क्लियर ना? तो इसको लिख लो। लिखने के बाद लिख लेना पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग के बारे में लिख लेना। पलायन वेग कह सकते